हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि येलिंग पैट्रियार्क की सोल अंडरवर्ल्ड में बीचन के साथ कैद थी। वहाँ पर हमेशा डार्कनेस होती है, एम्प्टीनेस होती है, लेकिन आज हज़ारों सालों के बाद विंग को बीचन में एक रोशनी दिखाई दी। इतने सालों से उसके मन में सिर्फ एक होप है कि उसका हंगमिन्यून रीइंकार्नेशन लेगा और फिर वो उससे मिलेगा। जब बीचेन ने ग्लो किया तब विंग की वो होप और भी ज़्यादा बढ़ गई। झू शैंगलिन अपने चैम्बर में बैठा अभी भी हेवन से आए हुए उस स्क्रॉल को ही देख रहा था जिसमें हंगमिन्यून के बर्थ की बात लिखी हुई है, और उसके एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि इस न्यूज़ से वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। झू शैंगलिन हेवन एम्परर झू शैंगलिन का बड़ा भाई है। उसने उस स्क्रॉल को टाइटली पकड़ा। वो अपने दांतों को ग्रिट करके कहता है, हंगमिन्यून, ऐसा लग रहा है जैसा तुम मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन तुमने तो रीबर्थ ले लिया। अब मुझे लग रहा है कि जिस काम में मैं इतनी देरी कर रहा हूँ मुझे वो जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। येलिंग पैट्रियार्क को किसी भी हालत में मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना है। दूसरी तरफ विंग उस अंधेरे चैम्बर में बीचन की चमकती हुई रोशनी को देख रहा था। उसने अपना हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ाया। वो उसे छूने की कोशिश कर रहा था लेकिन छू नहीं पा रहा था। वो खुद से ही कहता है, हंगमिन्यून, क्या तुम मुझे कोई साइन दे रहे हो? क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? क्या तुम वापस आ गए हो? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? विंग खुद से ही ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या बोले जा रहा है। उसकी नज़र सिर्फ बीचन पर थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो बीचन में हंगमिन्यून को देख रहा हो और उससे ये सारे सवाल पूछ रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। आएगा भी कैसे? विंग वहाँ पर अकेला है। अंडरवर्ल्ड में टाइम बहुत ही स्लोली बीतता है। एक दिन भी एक साल के बराबर लगता है। वो तो यहाँ पर हज़ारों सालों से कैद है और उन सालों में हंगमिन्यून के अलावा उसने और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा है। उसे तो ये भी मालूम नहीं है कि वो इस कैद से आज़ाद होगा या नहीं। अगर हंगमिन्यून आएगा तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन क्या हंगमिन्यून उसके लिए यहाँ वापस आएगा? विंग के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद है कि हंगमिन्यून वापस आएगा। अब वो उम्मीद कितनी सच्ची है ये तो उसे खुद भी नहीं मालूम। दूसरी तरफ कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि सेक्ट लीडर लेन के छोटे बेटे का नामकरण है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के सभी छोटे और बड़े सेक्ट को उस सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया था। वो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर हेवन से भी बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे। वैसे तो उन्हें मालूम है कि लेन सेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्ट है और हेवन से भी इनके बहुत अच्छे कनेक्शन है, इसलिए कोई हेवन से आए भी तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हेवन एम्परर झू शैंगलिन अपनी एम्प्रेस के साथ खुद आए हैं तो वो ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा रियरली होता है जो हेवन एम्परर अपनी एम्प्रेस के साथ किसी ओकेजन में आए, और वो भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में। हेवन एम्प्रेस और एम्परर के अलावा भी बहुत से गॉड्स और डिटीज़ आए थे। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो हंगमिन्यून की एक झलक देख सकें। क्या वो अभी भी वैसे ही दिखते हैं जैसे वो उस समय दिखा करते थे? क्लाउड रेसेस में जश्न का माहौल था। चिरिन सभी गेस्ट को रिसीव कर रहा था। मैडम लेन अपने हस्बैंड के साथ बेबी को गोदी में लिए एक जगह पर बैठी हुई थी। वो इतने सारे गेस्ट को देखकर थोड़ा सा नर्वस थी, खासकर हेवन से आए हुए लोगों को देखकर। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं वो इस बेबी को उनसे अलग ना कर दें, लेकिन चिंगेजुन ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बेबी उनका है और उन्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। कल्टीवेशन वर्ल्ड से आए हुए कल्टीवेटर्स और इमॉर्टल वर्ल्ड से आए हुए गॉड्स और डिटीज़ ने बेबी को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट दिए। उसके बाद नेमिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सब लोग एक जगह पर प्रेजेंट थे। कुछ रिचुअल्स के बाद चिंगेजुन अपने बेबी को गोदी में लेकर सब लोगों को देखकर कहता है, थैंक यू सो मच जो आप सब लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए। आप सब लोगों ने बेबी को ब्लेसिंग्स दी, उसे गिफ्ट्स दिए, उसके लिए मैं आप लोगों का ग्रेटफुल हूँ। मैं बेबी का नाम हमारे एंसेस्टर हंगमिन्यून के नाम पर ही रखना चाहूँगा। हंगमिन्यून का एक दूसरा नाम लान वांगजी था क्योंकि वो लेन क्लैन से ही बिलोंग करते थे, इसलिए मैं अपने बेबी का नाम लान वांगजी रखूँगा। बर्थ नेम लानजान।
बेबी का नाम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। चिंगे जुन ने मैडम लेन की तरफ देखा जो स्माइल कर रही थी। उनके चेहरे पर एक प्राउड था। नेमिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए थे। कुछ लोग सेक्ट के बिजनेस के बारे में बात करने लग गए थे तो कुछ लोग बेबी के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी नन्हा शिचन अपनी मदर के रोब्स को खींचकर कहता है, माँ क्या आज वो ब्यूटीफुल लेडी नहीं आई? वो इधर उधर देख रहा था। मैडम लैन को समझ नहीं आया कि शिचन किस लेडी की बात कर रहा है। तभी वांगजी भी रोने लगा। मैडम लैन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। शिचन फिर से अपने मदर के रोब खींचकर कहता है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं बेबी का ध्यान रखूंगा तो वो मुझे ब्यूटीफुल फ्लावर्स ला कर देंगी। मैंने इतने दिनों से इसका अच्छे से ध्यान रखा है तो फिर वो क्यों नहीं आई फ्लावर्स लेकर? ये बात सुनकर मैडम लैन को समझ आया कि शिचन गॉडेस नेचर की बात कर रहा है। वो भी इधर उधर देखने लग गई थी। उन्होंने भी उन्हें कहीं नहीं देखा है। क्या वो यहाँ पर आज प्रेजेंट नहीं है? लेकिन मैडम लैन ने तो उन्हें पर्सनली इनवाइट किया था बेबी की नेमिंग सेरेमनी के लिए, तो फिर वो क्यों नहीं आई? यही बात पूछने मैडम लैन चिंगे जुन के पास गई जो झू झैंगलिन और एम्प्रेस से बात कर रहे थे। जैसे ही एम्प्रेस की नज़र वांगजी पर गई उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो वांगजी को मैडम लैन से लेते हुए कहती हैं, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? इस पर मैडम लैन ने वांगजी को उनकी गोद में दे दिया। एम्प्रेस उस बेबी के अंदर हंगुंजुन के प्रेजेंस को महसूस कर पा रही थी। वो उसे देखकर कहती है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वांगजी तो अभी भी रो रहा था। मैडम लैन चिंगेजुन को देखकर कहती है कि क्या गॉडेस नेचर यहाँ पर नहीं आई है? इस पर चिंगेजुन ने झू झैंगलिन की तरफ देखा। झू झैंगलिन आसपास देखकर कहता है, मदर नेचर को मैंने खुद से इनवाइट किया था, क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची? तभी उन लोगों को वहाँ पर कुछ चेंजेस महसूस हुए। हवा ठंडी और हल्की हो गई थी। साथ ही वहाँ पर एक अलग ही खुशबू फैल गई थी। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। मैडम लैन को पता चल गया था कि ये मदर नेचर के आने के साइन हैं। तभी पीछे से मदर नेचर की आवाज़ आई, क्या मैं लेट हो गई हूँ? क्या नामकरण हो गया है? इस पर सब लोगों ने उस डायरेक्शन में देखा। उन लोगों ने मदर नेचर को बो किया और मदर नेचर सीधे एम्प्रेस के पास गई। उन्होंने उनकी गोद से रोते हुए हंगुंजुन को लिया। मदर नेचर की गोद में आते ही लान वांगजी ने रोना बंद कर दिया और वो हवा में अपने हाथ पैर मारने लगा जैसे वो अभी तक मदर नेचर का ही इंतजार कर रहा हो और अब उन्हें वो बता रहा हो कि उनके आने से वो कितना ज़्यादा खुश है। इस पर मदर नेचर उसके माथे पर किस करके कहती है, आखिर इन लोगों ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? मुझे भी तो पता चले। इस पर मैडम लैन कहती है, हमने बेबी का नाम लान वांगजी रखा है, बर्थ नेम लानजान। इस पर मदर नेचर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहती है, उनकी गोद में बेबी वांगजी जो कि स्माइल कर रहा था लेकिन उसकी आंखों के किनारों पर आंसू अभी भी थे। मदर नेचर ने उन आंसुओं को पोंछा। वो कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम इस बात से नाराज़ हो कि मैं लेट आई हूँ, या इस बात से नाराज़ हो कि मैं तुम्हारा तोहफा नहीं लाई हूँ? अगर इनमें से कोई भी बात है तो तुम्हें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए लेट हुई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट इतना एक्सपेंसिव है कि तुम्हें अभी नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें एटलीस्ट 3 महीने तो इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिलीवर होगा। मदर नेचर न जाने बेबी वांगजी से किस तरीके की बातें कर रही है और बेबी वांगजी भी ये बातें सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन वहाँ पर खड़े बाकी किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आई। किस तरीके का तोहफा और किस तरीके की डिलीवरी? एम्प्रेस कहती है, आखिर गॉडेस नेचर आपने बेबी के लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो इतना प्रीशियस है? तभी मैडम लैन कहती है, बेबी को किसी भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। इस पर मदर नेचर ने स्माइल किया। वो कहती हैं, मेरी ब्लेसिंग हमेशा इसके साथ है, मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूँगी। सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी कल्टिवेटर्स अपने अपने सेक्ट को चले गए थे और साथ ही गॉड्स और डिटीज भी इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस चले गए थे। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में झू शैंगलिन अपने चैम्बर में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। तभी गार्ड ने आकर उससे इन्फॉर्म किया कि कोई उससे मिलने आया है। इस पर झू शैंगलिन ने उस पर्सन को अंदर आने को कहा। रेड रोब्स पहने एक पर्सन झू शैंगलिन के चैम्बर में एंटर हुआ। वो उसे बो करके कहता है, मास्टर आप इतनी बेसब्री से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इस पर झू शैंगलिन उस पर्सन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, वो स्क्रॉल तुमने मुझे भेजा था ना? इस पर वो पर्सन कहता है, कौन सा स्क्रॉल? इस पर झू शैंगलिन कहता है, ज़्यादा नाटक मत करो। उस स्क्रॉल में तुमने लिखा है कि हंगुंजू ने रीबर्थ ले लिया है,
क्या ये बात सच है? इस बात पर वो पर्सन हंसकर कहता है, ओ, मुझे तो लगा था कि आपको लगेगा कि वो स्क्रॉल हेवन से आया है। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है ना? इस पर जू शैंगलिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है, वेन रूहान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों टॉलरेट कर रहा हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पेशेंस का तुम इंतहा मत लो। तुमसे मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। इस पर वेन रूहान बैठकर कहता है, मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं आपको झूठी न्यूज़ दूंगा? हंगुंजुन का रीबर्थ हो गया है और आज मैं उसकी नेमिंग सेरेमनी से वापस आ रहा हूँ। मैं वहाँ से सीधा यहीं आया हूँ, अभी तक अपने सेक्ट भी नहीं गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आप इस तरीके से मेरा वेलकम कर रहे हैं। जू शैंगलिन को वेन रूहान को देखकर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने गुस्से को काबू करके कहता है, तुम्हें कैसे मालूम कि वो बेबी हंगुंजुन ही है? इस बात का क्या प्रूफ है? इस पर वेन रूहान स्मित करके कहता है, आपको प्रूफ चाहिए? सच में? उस बेबी की नेमिंग सेरेमनी में इमॉर्टल वर्ल्ड के गॉड और डेटिस के अलावा आपका छोटा भाई जू जैंगलिन अपनी एम्प्रेस के साथ आया था। क्या आपको इससे बड़ा कोई और प्रूफ चाहिए? इस पर जू शैंगलिन बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि उसे भी मालूम है कि एम्परर अपनी एम्प्रेस को लेकर किसी खास ओकेजन पर ही जाएगा। वह ऐसे ही कल्टिवेशन वर्ल्ड के किसी भी सेरेमनी में इस तरीके से उपस्थित नहीं होगा। वेन रूहान उठकर कहता है, मास्टर, आपके लिए एक एडवाइस है। आपको जल्दी ही यीलिंग पैट्रियार्क को आज़ाद कराना पड़ेगा। अगर वो बेबी हंगुंजुन है तो वो यीलिंग पैट्रियार्क के लिए खतरा हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा मतलब है आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यीलिंग पैट्रियार्क को आज़ाद कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए, वरना एक बार उस बेबी ने हंगुंजुन की पावर को रीगेन कर लिया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। फिर तो आप हेवन एम्परर बनने से रहे। जू शैंगलिन को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने टेबल पर जो कांच का बाउल रखा हुआ था वो वेन रूहान की तरफ फेंका, जिसे वेन रूहान थोड़ा सा ही बचा। वेन रूहान जू शैंगलिन की तरफ देखकर कहता है, मुझ पर गुस्सा उतारने से कुछ भी नहीं होगा। हज़ारों सालों पहले भी आप हंगुंजुन की वजह से अपने छोटे भाई से हार गए थे। बड़ा भाई होते हुए भी आपको हेवन का एम्परर नहीं बनाया गया। आपके गुस्से और गलतियों को देखकर आपको यहाँ अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। क्या आपको हमेशा यहीं रहना है, इस खालीपन में, इस अंधेरे में? जू शैंगलिन तो वेन रूहान की बातें सुनकर जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। फिर उसे देखकर कहता है, तुम्हारा काम है उस बेबी को रास्ते से हटाना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे बस वो बेबी किसी भी हाल में ख़त्म चाहिए। एक बार फिर से मैं वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और जहाँ तक यीलिंग पैट्रियार्क को आज़ाद कराने की बात है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यीलिंग पैट्रियार्क आज़ाद हो जाए तो उसकी मदद से हेवन एम्परर को हराना बहुत आसान हो जाएगा। इमॉर्टल वर्ल्ड पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। वेन रूहान जू शैंगलिन को देखकर कहता है, कि आप सच में चाहते हैं कि मैं उस बेबी को अपने रास्ते से हटा दूँ? आपको मालूम है अगर वो हंगुंजुन है तो वो हमारी मदद कर सकता है यीलिंग पैट्रियार्क को आज़ाद करने में। इस पर जू शैंगलिन कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उस बेबी का वेट करूं, और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि हम उससे अपनी मदद करवा पाएंगे। ये मत भूलो कि यीलिंग पैट्रियार्क के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है। अगर हंगुंजुन होगा तो यीलिंग पैट्रियार्क अगर आज़ाद भी हो गया तब भी वो उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और वैसे भी तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना, यीलिंग पैट्रियार्क को मैं खुद से आज़ाद करवा दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो बाद में इस बारे में सोचेंगे। और अगर तुम उस बेबी को ख़त्म नहीं कर सकते हो तो उस पर नज़र रखो। कल्टिवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है मुझे सब कुछ जानना है, और साथ ही हेवन में क्या हो रहा है मुझे वो भी जानना है। लेंसेक पर अपनी नज़र खास करके रखो। वेन रूहान ने जू शैंगलिन को बो किया और उसके बाद वो वहाँ से अपने सेक्ट के लिए निकल गया। जू शैंगलिन एक बार फिर से विंग के चैम्बर के बाहर गया, जहाँ पर ब्लू लाइट अभी भी आ रही थी। एक बार फिर से वो विंग को वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है जो वो विंग को यहाँ से आज़ाद कर पाए। लेकिन वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है। उसका बस एक ही एम है, किसी भी तरीके से यीलिंग पैट्रियार्क को आज़ाद करके उसकी पावर का इस्तेमाल करना हेवन के खिलाफ अपने फ़ायदे के लिए। हज़ारों सालों से वो भी इस अंडरवर्ल्ड को रूल कर रहा है, लेकिन उसकी असली जगह यहाँ नहीं है। उसे हेवन का एम्परर बनना है। दूसरी तरफ कल्टिवेशन वर्ल्ड में धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। लेंसेक में
बेबी वांगजी को सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैडम लैन और चिंगे जुन का उसके लिए एक अलग ही कंसर्न था। वो लोग हर समय उसके साथ ही रहते थे। मैडम लैन का तो यही डर था कि कहीं कोई उनके बेबी को उनसे अलग ना कर दे, और चिंगे जुन उनकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें किसी भी हाल में हंगुन जुन को प्रोटेक्टेड ही रखना है। बेबी वांगजी की नेमिंग सेरेमनी होने के लगभग 3 महीने बाद मॉडल वर्ल्ड में वे चांगसे, जो कि एक फार्मर है और यीलिंग में अपने छोटे से परिवार के साथ रहते हैं, वो अपनी उगाई हुई सब्जियां मार्केट में बेच रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया। वो उन्हें देखकर कहता है, अंकल वे जल्दी चलिए, ग्रैंडमा ने आपको बुलाया है। वे चांगसे ने अपनी वो सारी सब्जियां अपने सर्वेंट को पकड़ाई जो उन्हें वहाँ पर बेचेगा, और फिर वो उस बच्चे के साथ अपने घर वापस आ गए, जहाँ पर उस बच्चे की ग्रैंडमा वे चांगसे की वाइफ कांगसे सर्डेन के साथ थी। ग्रैंडमा वे चांगसे को देखकर कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी वाइफ को इस हालत में छोड़कर मत जाया करो। तुम्हारे पास सर्वेंट है ना, वो जाकर सब्जियां बेच सकते हैं, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। वो कांगसे सर्डेन की तरफ इशारा करके कहती है, देखो उसे लेबर पेन होने लग गया है, बेबी कभी भी आता होगा, जाओ और जल्दी हीलर को बुला कर लाओ। मैंने इस बच्चे को भेजा था, लेकिन इसे हीलर कहीं मिला ही नहीं, अब जल्दी जाओ, मैं तब तक यही हूँ। वे चांगसे ने कांगसे सर्डेन की तरफ देखा, जो बहुत ही ज़्यादा पेन में थी और कभी भी बर्थ दे सकती थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। वो जल्दी से दौड़कर अपने घर से बाहर आए और हीलर को ढूंढने गए। लकीली हीलर के यहाँ पहुँचते ही उन्हें हीलर दिख गया और वो उन्हें लेकर अपने घर आए, जहाँ पर कांगसे सर्डेन का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हीलर उनसे कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। इस पर वे चांगसे कहता है, प्लीज़ मेरे बेबी और वाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए। इस पर हीलर उन्हें बाहर रुकने को कहता है। ग्रैंडमा अभी भी कांगसे सर्डेन के साथ ही थी। बहुत देर हीलर और ग्रैंडमा अंदर ही रहे। बाहर वे चांगसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो खुद को ही कोस रहा था। हीलर ने उसे बताया था कि उसका बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी वाइफ भी, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो उन्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन काम के चक्कर में वे चांगसे बाहर चला गया। अब वो पछता रहा था कि उसे अपने वाइफ के पास ही रुकना चाहिए था, उसका ध्यान रखना चाहिए था। बहुत देर होने के बाद उसे बेबी की क्राई सुनाई दी, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हीलर ने दरवाज़ा खोला। वो वे चांगसे को देखकर कहता है, थैंक गॉड कि अभी मैं टाइम पर आ गया। कंग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है, लेकिन ऐसी केयरलेसनेस फिर से नहीं दिखनी चाहिए। बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। वे चांगसे ने हीलर को प्रॉमिस किया कि वो अच्छे से ध्यान रखेगा। उसके बाद हीलर वहाँ से चला गया। ग्रैंडमा अभी भी कांगसे सर्डेन और बेबी के साथ थी। कांगसे सर्डेन ने बेबी को एक कपड़े में लपेटकर अपनी गोद में रखा हुआ था। वे चांगसे अंदर गया। वो अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसने बेबी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। वे चांगसे के चेहरे से कांगसे सर्डेन समझ गई थी कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, इसलिए वो स्माइल करके कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखिए हमारा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस बेबी को वे चांगसे की गोद में दिया। बेबी को देखकर वे चांगसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें देखकर कांगसे सर्डेन और ग्रैंडमा भी। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि उन तीनों को कोई और भी देख रहा है और बेबी को देखकर कोई और भी खुश है। मदर नेचर बेबी को देखकर कहती है, फाइनली तुमने बर्थ ले लिया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।